और मंजलिस की अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आज के इस मजमे में एक हमारी बहन है जिसका नाम शेफाली है। आप शायद नहीं जानते शेफाली को। जब मरहूम कायद सालार मिल्लत जिंदा थे तो शेफाली दारुस्सलाम को आकर 4 साल या 5 साल सिर्फ दारुस्सलाम में शेफाली बैठती थी। और उस जमाने मरहूम कायद सालार उस छोटे कमरे में हम लोग बैठते थे और शेफाली यहां पर बैठकर मजलिस के तमाम अराकीन से बात करती थी। मजलिस के जलसों में शेफाली आती थी, मजलिस की एक्टिविटीज को देखती थी। और शेफाली ने आर्काइव से मजलिस के उस जमाने के फखरे मिल्लत अलैहिर रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी के जमाने के पेपर कटिंग्स को निकाला, सालारे मिल्लत की जिंदगी के तकारीर और उनके बयानात के उस जमाने के पेपर कटिंग्स को निकाला। और आपको जानकर हैरत होगी कि शेफाली ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीएचडी की थीसिस को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में सबमिट किया। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पूरी दुनिया के 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। तो वहां पर शेफाली की थीसिस को मंजूर भी किया गया। और उस थीसिस में खास बात यह है, ये मैं नहीं शेफाली है, यहां पर मैं मिलूंगा जलसे के बाद, जब मीडिया को भी मिलूंगा तो मीडिया को ही बताऊंगा ये शेफाली है। तो उस थीसिस में शेफाली लिखा कि सालारे मिल्लत की जिस दिन शादी हुई थी उस शादी की रात किसी ने सालार को फोन करके कहा कि सालार चप्पल बाजार में फसाद हुआ है। तो उस जमाने में ये नहीं था, ये झुंझुना नहीं था जो हमारी जिंदगी अजाब करके रख दिया। यानी दूसरी शादी करने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 फोन रख लो, पूरा आपका माशाल्लाह चैन सुकून बर्बाद हो जाता है। तो किसी ने वो फोन 235 क्या नंबर था, नहीं 2 तो बाद में आया, 35497 मिलाया लगा के उंगली से, नहीं मालूम ये बच्चों को। वहां से फोन उठाया गया घर में, सालार उठाए फोन, गरजदार आवाज, हेलो, आने सुनने वाला थर थर काम जाता था। बोले सालार ऐसा हुआ, सालार नॉर्टन पे बैठ के निकल गए। ये नहीं देखा सालार ने कि आज मेरी शादी की रात है। मेरे अजीज दोस्तों, इन्हीं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हम यहां पर खड़े हैं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है, मुमताज खान बैठे हैं, एमएलए बनकर सब बैठे हैं, तो हम कोई पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए। पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए, हम बाग़यामा से उन हरियालियों पे चल के यहां तक नहीं पहुंचे। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मोहम्मद गौस को अपनी शहादत पेश करना पड़ा। लोग नहीं जानते मोहम्मद गौस को, अल्लाह उसकी खबर को नूर से भर दे, जिस शख्स ने मंजलिस के लिए एक एक सांस ली थी मंजलिस के लिए, उस मोहम्मद गौस ने अपनी जान की कुर्बानी को पेश किया। आप नहीं जानते कि फसादात में क्या क्या मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को शहर बदर होना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को बोलते हैदराबाद से निकलो, इनका हैदराबाद में नहीं रहना, दूर दूर जाकर मंजलिस के बड़े बड़े लोग रहते थे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मत से काम करने की जरूरत है। हम अपने बुजुर्गों की मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस ने वो पैगाम दिया है कि भारत की जमहूरियत में आप रहकर अपनी सियासी ताकत को बना सकते हैं। मंजलिस ने यकीन पैदा किया है कि भारत की जमहूरियत में मजलूमों की क़यादत बन सकती है। मंजलिस ने ये पैगाम दिया है, इस बात को प्रूफ किया है कि अगर भारत की जमहूरियत में कमजोर तबकात की सियासी नुमाइंदगी होगी, एमएलए होंगे, कॉरपोरेटर होंगे, एमपी होंगे, ग्राम पंचायत में नुमाइंदे होंगे, तो उनके मसाइल हल होंगे। जहां पर आपकी आवाज नहीं है वहां पर कोई आपको नहीं पूछता, वहां पर कोई नहीं पूछता, इसलिए कि भारत के किसी कोने में अगर किसी दलित मुसलमान पर जुल्म होता है
तो सबसे पहले दारुस्सलाम को इत्तला दी जाती है कि असदुद्दीन अवैसी को या मजलिस के कायदीन को बोलो कि कम से कम इस पर तबसरा कर दो, कम से कम इस पर तबसरा करो, रिएक्शन दो।